नमस्ते दोस्तों, न्यूज सिस्टम के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों हम यहाँ पर भारतीय इतिहास और भारतीय इतिहास के अंदर हमने यहाँ पर मौर्य प्रशासन को हमने प्रारंभ कर दिया था। दोस्तों इसके अंदर मौर्य प्रशासन के अंदर हमने देख लिया था कि यहाँ पर जो विभाग होते थे, इन विभागों को मौर्य काल के अंदर तीर्थ के नाम से जाना जाता था। और उस समय यहाँ पर मौर्य काल के अंदर कुल 18 तीर्थ होते थे, यानी विभाग होते थे। और इसके अलावा 26 क्या होते थे, अध्यक्ष भी होते थे। इसके आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों, तो आज हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रांतीय व्यवस्था, मौर्य कालीन प्रांतीय व्यवस्था, मौर्य कालीन प्रांतीय व्यवस्था, प्रांतीय व्यवस्था। अब देखते हैं दोस्तों मौर्यकालीन प्रांतीय व्यवस्था, यानी वर्तमान में अगर हम बात करें, प्रांत बोल सकते हैं या इसको मैं क्या बोल सकता हूं, राज्य भी बोल सकता हूं। जैसे वर्तमान के अंदर भारत के अंदर 28 प्रांत और यहाँ पर 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसी आधार पर हम देखते हैं कि मौर्य काल के अंदर इन प्रांतों को क्या कहा जाता था, चक्कर के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था, चक्कर के नाम से इनको जाना जाता था। और मौर्य काल के अंदर चंद्रगुप्त यानी सम्राट अशोक से पहले, सम्राट अशोक से पहले इन चक्रों की संख्या कितनी थी, 4 थी। लेकिन अशोक ने इनकी संख्या यहां पर कितनी कर दी थी, 5 कर दी थी। यानी इसने कलिंग विजय यहाँ पर उसने युद्ध कर लिया था और कलिंग को भी इसने अपने साम्राज्य के अंदर शामिल कर लिया था। तो अब हम देखते हैं कि वो 4 या 5 कौन कौन से हैं। जो अशोक से पहले 4 थे उसके क्या नाम है, तो एक का नाम था उत्तरापत, दूसरा था दक्षिणापत, तीसरा था प्राचीया मध्य, चौथा था अवंती, और सम्राट अशोक ने 5वीं विजय की थी कलिंग। कौन सी विजय की थी, कलिंग। तो ये 5 चक्र या 5 प्रांत मौर्य काल के अंदर। अगर मैं इनकी राजधानी की बात करूं तो उत्तरापत की राजधानी हुआ करती थी तक्षशिला। क्या होती थी, तक्षशिला, जो वर्तमान पाकिस्तान के अंदर है। दक्षिणापथ की राजधानी की बात करूं मैं तो इसकी राजधानी हुआ करती थी सुवर्णगिरी, सुवर्णगिरी वर्तमान कर्नाटक। प्राची या मध्य की राजधानी हुआ करती थी पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र वर्तमान पटना। अवंती की राजधानी होती थी उज्जैनी, उज्जैनी। क्या होती थी, उज्जैनी। और कलिंग की राजधानी थी तोसली या तोसाली, तोसली या तोसाली। तो ये तो थी क्या, एक तरफ पे चक्र थे और इन चक्रों की ये क्या हुआ करती थी, राजधानी होती थी। उत्तरापथ की राजधानी है तक्षशिला है, दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी है, प्राची मध्य की राजधानी पाटलिपुत्र है, और अवंती की राजधानी क्या थी, उज्जैनी थी, और कलिंग की राजधानी क्या थी, तोसाली थी। तो ये तो थी मौर्य कालीन प्रांतीय व्यवस्था। अब हम देखते हैं मौर्य काल के अंदर कुछ सिक्के भी, मौर्य कालीन प्रशासनिक व्यवस्था देख लेते हैं। सिक्के के बाद में हम चर्चा बाद में करते हैं। तो मौर्य कालीन प्रशासनिक इकाइयां, यानी मौर्य काल के अंदर कौन कौन सी प्रशासनिक इकाइयां होती थी, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो मौर्य कालीन प्रशासनिक इकाइयां जो अब की बार एक बार फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी 2018 वाले फर्स्ट ग्रेड के अंदर क्वेश्चन था, जो 2020 के अंदर एग्जाम हुई थी, इसके अंदर क्वेश्चन था। यहां से मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था देखते हैं। एक तो मौर्य काल के अंदर हमने अभी देखा कि चक्र, चक्र को क्या कहा जाता था, प्रांत या राज्य कहा जाता था।
प्रांत के बाद में क्या आता है? जिला। तो जिला को क्या कहा जाता था? विषय। जिला को क्या कहा जाता था? विषय कहा जाता था। एक होता था स्थानीय। स्थानीय के अंदर 800 गांव का समूह है। 800 गांव के समूह को मौर्य काल में क्या कहा जाता था? स्थानीय के नाम से जाना जाता था। एक होता था द्रोण मुख्य। द्रोण मुख्य, इसके अंदर कितने गांव का समूह होता था? 400 गांव के समूह। 400 गांव का समूह क्या कहलाता था? द्रोण मुख्य नाम से जाना जाता था। एक होता था खारवटिक। खारवटिक, इसके अंदर कितने गांव होते थे? 200 गांव का समूह। 200 गांव का समूह क्या कहलाता था? खारवटिक के नाम से जाना जाता था। एक होता था संग्रहण। संग्रहण, संग्रहण के अंदर कितने गांव आते थे? यहां पर 100 गांव का एक क्या होता था? यहां पर समूह होता था। 100 गांव का समूह। 100 गांव का समूह। 100 गांव का समूह क्या कहलाता था? संग्रहण कहलाता था। और मौर्य कालीन सबसे छोटी इकाई होती थी जिसको किस नाम से जाना जाता था? ग्राम के नाम से। यानी मौर्य कालीन, मौर्य कालीन सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती थी? ग्राम कहलाती थी। अब की बार हमारा जो फर्स्ट ग्रेड के अंदर क्वेश्चन था वो क्वेश्चन क्या था? 400 गांव के समूह को मौर्य काल के अंदर किस नाम से जाना जाता था? तो 400 गांव के समूह को मौर्य काल में क्या कहा जाता था? द्रोण मुख्य नाम से जाना जाता था। काफी बार क्वेश्चन आ चुका है कि मौर्य कालीन सबसे छोटी इकाई क्या होती थी? तो ग्राम होती थी, गांव नहीं होती थी। क्या हुआ करती थी? ग्राम होती थी। जो मौर्य कालीन सबसे छोटी क्या है? इकाई है। तो ये प्रशासनिक व्यवस्था होगी दोस्तों हमारी कि प्रांत या राज्य को क्या कहा जाता था? चक्र के नाम से। जिला को क्या कहते थे? विषय के नाम से। जो 800 गांव का एक समूह हुआ करता था इसको हम किस नाम से? स्थानीय के नाम से जाना जाता था। और जो 400 गांव का समूह होता था इसे हम क्या कहते थे? द्रोणमुख के नाम से जाना जाता था। और 200 गांव का एक समूह होता था इसे हम खारवटिक के नाम से भी जाना जाता है। और जो 100 गांव का समूह है इसे संग्रहण के नाम से जाना जाता है। और मौर्य कालीन सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती थी? ग्राम के नाम से कहलाती थी। अब हम देखते हैं यहां पर दोस्तों मौर्य कालीन नगरीय व्यवस्था, मौर्य कालीन शहरी व्यवस्था या मौर्य कालीन नगरीय व्यवस्था के बारे में हम चर्चा करते हैं दोस्तों। मौर्यकालीन नगरीय व्यवस्था। मौर्यकालीन नगरीय व्यवस्था। मौर्यकालीन नगरीय व्यवस्था की जानकारी हमें मिलती है इंडिका से। कहां से मिलती है? इंडिका से। और इंडिका का लेखक कौन था? मेगस्थनीज। कौन था? मेगस्थनीज। तो मौर्यकालीन जो नगरीय व्यवस्था थी इस नगरीय व्यवस्था की जानकारी में कहां से प्राप्त होती है? इंडिका से प्राप्त होती है। और इंडिका का लेखक कौन था? मेगस्थनीज था। अब यहां पर देखते हैं दोस्तों कि इस मौर्य काल के अंदर नगरीय व्यवस्था के लिए एक समिति का आयोजन किया जाता था। एक समूह होता था, समिति होती थी। और इस समूह के अंदर कुल कितने सदस्य होते थे?
30 सदस्य होते थे। कितने सदस्य होते थे? एक समूह होता है, समूह के अंदर कितने सदस्य हैं? 30 सदस्य हैं। इस समूह के अंदर कितने समितियां होती थी? 6 समिति होती थी। कितनी समिति होती थी? 6 समिति होती थी। तो एक समिति के अंदर कितने सदस्य हुए दोस्तों? यहाँ पर 5 सदस्य हुए। यानी मौर्य काल के अंदर नगरीय प्रशासन के अंदर कुल कितनी समिति हुआ करती थी? तो 6 समिति होती थी। इन 6 समितियों के अंदर एक समिति के अंदर कितने लोग होते थे? 5 सदस्य होते थे। और कुल कितने होते थे? यहाँ पर नगरीय प्रशासन के अंदर 30 व्यक्तियों का एक क्या होता था? समूह होता था। अब देखते हैं दोस्तों वो 6 समितियां कौन सी थी? SVJVUK, SVJVUK 6 समितियां होगी। शिल्प कला समिति, विदेश समिति, जनगणना समिति, व्यापार समिति, उद्योग समिति के कर या टैक्स समिति। तो मौर्य काल के अंदर यहां पर कुल कितनी समितियां हुआ करती थी? 6 समिति होती थी। 6 समितियों के अंदर शिल्प कला समिति के अंदर भी 5 सदस्य होंगे। कई बार क्वेश्चन आता है सर्वप्रथम जनगणना के अवशेष हमें कौन से काल से मिले हैं? तो सर्वप्रथम हमें जनगणना के अवशेष कहां से प्राप्त हुए थे? मौर्य काल से सर्वप्रथम जनगणना के अवशेष प्राप्त हुए थे। तो शिल्प कला, विदेश समिति, जनगणना, व्यापार, उद्योग और कार्य टैक्स समिति। तो ये थी हमारे कौन सी दोस्तों? नगरीय व्यवस्था थी। अब हम देखते हैं मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था। मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था। तो मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था के अंदर अगर हम देखें तो मौर्य काल के अंदर उस समय नगरीय प्रशासन, मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था के अंदर उस समय यहाँ पर न्यायालय कितने प्रकार के होते थे दोस्तों? 2 प्रकार के यहाँ पर न्यायालय होते थे। तो देखते हैं दोस्तों वो 2 प्रकार के न्यायालय कौन से होते थे। तो मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था, मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था एक तो अत्यंत क्या होती थी? कठोर थी। मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था क्या थी? अत्यंत कठोर थी। यानी मौर्य काल के अंदर अगर किसी व्यक्ति को हाथ से मार दी तो न्याय होता था, सीधा यहाँ पर आदेश दिया जाता था कि उस व्यक्ति का क्या काट दिया जाए? हाथ काट दिया जाए। तो न्याय व्यवस्था थी यहाँ पर बहुत ही क्या थी? कठोर थी। उस समय मौर्य काल के अंदर न्यायालय भी कितने प्रकार के होते थे? 2 प्रकार के होते थे। एक तो कंटक शोधन और एक धर्म स्थिति। एक होता था कंटक शोधन और एक होता था धर्म स्थिति। एक कौन सा होता था? कंटक शोधन और एक होता था हमारा कौन सा? धर्म स्थिति। कंटक शोधन के अंदर कौन से मामले आते थे? फौजदारी मामले। कौन से मामले? फौजदारी मामले आते थे। धर्म स्थिति के अंदर कौन से मामले आते थे? दीवानी मामले। कौन से दोस्तों? दीवानी मामले आते थे। और जो यहाँ पर फौजदारी मामले का मुख्य न्यायाधीश होता था ये परदेष्टा कहलाता था। क्या कहलाता था? परदेष्टा के नाम से जाना जाता था। और दीवानी न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता था यह व्यवहारिक कहलाता था। क्या कहलाता था दोस्तों? व्यवहारिक कहलाता था। तो मौर्य काल के अंदर न्यायालय कितने प्रकार के होते थे? 2 प्रकार के होते थे, कंटक शोधन व धर्म स्थिति। कंटक शोधन के अंदर कौन से मामले आते थे? फौजदारी मामले आते थे। और फौजदारी मामले का जो मुख्य न्यायाधीश होता था वो क्या कहलाता था? परदेष्टा के नाम से कहलाता था।
और दीवानी न्यायालय किसके अंदर आते थे? धर्म स्टे के अंदर। और दीवानी न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश हुआ करता था वो क्या कहलाता था? व्यवहारिक के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा भी हम देखते हैं दोस्तों, क्या मौर्य काल के अंदर गुप्तचर व्यवस्था भी हुआ करती थी क्या? तो गुप्तचर व्यवस्था, मौर्यकालीन गुप्तचर व्यवस्था, मौर्यकालीन गुप्तचर व्यवस्था। एक तो मौर्य काल के अंदर जो गुप्तचर होते थे इनको बोला गया गुड पुरुष, गुड पुरुष। मौर्य काल के अंदर गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? गुड पुरुष के नाम से इनको जाना जाता था। ये गुप्तचर भी कितने प्रकार के होते थे? गुप्तचर भी दो प्रकार के होते थे। एक होता था संचारा, एक तो क्या होता था? संचारा। यानी गुप्तचर भी यहां पर दो प्रकार के हैं, संचारा व संस्था, संचारा व संस्था। संचारा गुप्तचर कौन से होते थे? जो बर्मनशील गुप्तचर होते थे, बर्मनशील गुप्तचर। बर्मनशील का मतलब है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे, वहां की ये सूचनाएं प्राप्त करते थे। भ्रमणशील का मतलब भ्रम करते रहते थे, एक स्थान पर नहीं रहते थे। एक संस्था होती है दोस्तों, वो एक संस्था एक स्थान पर रहती है, भ्रमण वो संस्था नहीं कर सकती। तो संस्था का मतलब है एक ही स्थान पर, एक ही स्थान पर रहने वाले गुप्तचर, गुप्तचर। एक ही स्थान पर रहने वाले गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? संस्था कहा जाता था। संचारा। बर्मनशील गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? बर्मनशील को हमें संचारा के नाम से जाना जाता था। क्या गुप्तचरों के अंदर महिला गुप्तचर भी हुआ करती थी क्या? हाँ दोस्तों, मौर्य काल के अंदर महिला गुप्तचर भी होती थी, महिला अंगरक्षक भी होती थी। तो मौर्य काल के अंदर जो महिला गुप्तचर होती थी इनको बोला गया था सम्रानुगिनी। किस नाम से जाना जाता था? सम्रानुगिनी। किस नाम से दोस्तों? सम्रानुगिनी के नाम से इनको जाना जाता था। मौर्य काल के अंदर जो गुप्तचर होते थे इन गुप्तचरों को किस नाम से जाना जाता था? सम्रानुगिनी के नाम से जाना जाता था। और जो कंप्लीट गुप्तचर होते थे इनको किस नाम से? गुड पुरुष के नाम से इनको जाना जाता था दोस्तों। अब हम देखते हैं दोस्तों मौर्यकालीन सिक्के, मौर्यकालीन सिक्के। मौर्यकालीन सिक्के, मौर्यकालीन सिक्के देखते हैं दोस्तों। मौर्य काल के अंदर सिक्के भी कितने प्रकार के होते थे? 4 प्रकार के होते थे। मौर्य काल के अंदर सिक्के कितने प्रकार के होते थे? 4 प्रकार के होते थे। एक होता था पण, एक होता था स्वर्ण, एक होता था मासक और एक होता था काकनी। एक कौन सा होता था? काकनी। पण को हमें कासापन भी कहा जाता था, पण या कासापन, पण या कासापन। अब देखते हैं दोस्तों पण सिक्का कौन सा होता था? चांदी का सिक्का। जो चांदी का सिक्का होता था मौर्यकालीन चांदी के सिक्के को किस नाम से जाना जाता था? पण या कासापन के नाम से। स्वर्ण, सोने का सिक्का। जो सोना का सिक्का होता था इसे हम क्या बोलते थे? स्वर्ण के नाम से जाना जाता था। मासक, तांबे का सिक्का, तांबे का सिक्का। जो तांबे का सिक्का होता था इसे हम किस नाम से कहते थे? मासक के नाम से। काकनी, ये भी तांबे का ही सिक्का होता था, तांबे का सिक्का होता था।
ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों, यहां से क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन देखना, मौर्य कालीन सिक्के होते थे, ये कितने प्रकार के होते थे? 4 प्रकार के। मौर्य काल के अंदर जो सोने के सिक्का होता था इसे हम क्या बोलते थे? स्वर्ण। मौर्य काल के अंदर जो चांदी का सिक्का होता था इसे हम किस नाम से? पण या कांसापन के नाम से इनको जाना जाता था। और मौर्य कालीन जो तांबे का सिक्का होता था मासक, और इससे जो छोटा सिक्का होता था तांबे का वो क्या कहलाता था? काकनी। मौर्य काल के अंदर अगर कोई वस्तु खरीदनी है या किसी व्यक्ति को वेतन देना है तो उसमें यहां पर लेन देन, इसको हम क्या बोलते हैं? लेन देन। तो लेन देन के अंदर कौन सा सिक्का प्रचलन था? पाने। मौर्य कालीन लेन देन का सिक्का कौन सा था? पाने या कांसापन था। सबसे बड़ा सिक्का कौन सा होता था? सुवर्ण होता था। सबसे छोटा सिक्का कौन सा होता था? काकनी। सबसे छोटा सिक्का कौन सा है? काकनी। इन सिक्कों के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई लेख अंकित नहीं होता था। जैसे लेख, जैसे वर्तमान में सत्यमेव जयते, हमारे रुपए के ऊपर क्या आता है? सत्यमेव जयते या सुभाष चंद्र बोस, ऐसे कुछ लेख अंकित होते हैं। लेकिन इन सिक्कों के ऊपर क्या नहीं होता था? किसी भी प्रकार का लेख अंकित नहीं होता था। इसलिए इन सिक्कों को क्या कहा गया है? आहत सिक्के। मौर्य कालीन सिक्कों को किस नाम से जाना जाता था? आहत सिक्के कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि इनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई लेख अंकित नहीं होता था। अंकित लेख नहीं है तो इनके ऊपर क्या होता था? 5 प्रकार के पशु पक्षियों के चित्र होते थे। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के चित्र। इसलिए इनको पंचमार्गी सिक्के भी कहा जाता है। मौर्य कालीन सिक्कों को आहत सिक्के भी कहा जाता है। 5 चित्र होते थे, इसलिए इन सिक्कों को पंचमार्गी सिक्कों के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। अब हम देखते हैं, ये थी दोस्तों हमारे मौर्य कालीन सिक्के। अब हमारा कई बार यहाँ पर विवाद की स्थिति प्रारंभ हो जाती है, क्या मौर्य काल के अंदर दास व्यवस्था भी थी या नहीं थी? मौर्य काल के अंदर उस समय कितनी प्रकार की यहाँ पर जातियां रहती थी? इसके बारे में हम चर्चा करते हैं दोस्तों। देखते हैं दोस्तों, हमारे पास में 2 विद्वान थे उस समय मौर्य काल के अंदर। एक का नाम था मेगस्थनीज, जिसकी पुस्तक है इंडिका। पुस्तक का क्या नाम था? इंडिका नामक पुस्तक थी। एक विद्वान है कौटिल्य या चाणक्य या विष्णु गुप्त। इसकी पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र अलग से देखेंगे अर्थशास्त्र के बारे में कि क्या है अर्थशास्त्र, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन हम देख लेते हैं एक बार कि मेगस्थनीज की पुस्तक कौन सी है? इंडिका है। कौटिल्य या चाणक्य, इसका वास्तविक नाम क्या था? विष्णुगुप्त। इसकी पुस्तक कौन सी है? अर्थशास्त्र है। अब देखते हैं दोस्तों, मेगस्थनीज ने क्या कहा था कि भारत के अंदर कितनी प्रकार की जाति रहती थी? मौर्य काल के अंदर 7 प्रकार की जातियां रहती थी। तीसरी बात, मेगस्थनीज ने कहा कि भारतीयों को लेखन कला का ज्ञान नहीं था। भारतीयों को लेखन कला का ज्ञान नहीं था। तीसरी बात, मेगस्थनीज ने कहा कि भारत में दास प्रथा नहीं थी। दास प्रथा नहीं थी। लेकिन कौटिल्य ने कहा कि भारत के अंदर उस समय 9 प्रकार के क्या होते थे? दास होते थे। कितने प्रकार के दास होते थे? 9 प्रकार के दास होते थे। अब हम सही किसको माने? यानी यहां पर मेगस्थनीज ने बोला है कि दास प्रथा ही नहीं थी।
कौटिल्य ने बोला कि यहाँ पर 9 प्रकार के दास हैं। एक बार मैं आपको बता देता हूं कि ये मेगिस्तीनिस भारत में कब से लेकर कब तक रहा था। तो मेगिस्तीनिस भारत में 304 ईसा पूर्व से 299 ईसा पूर्व तक भारत में रहा था। यानी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत में आया था और इसी के समय से भारत गया था। यानी ये मेगिस्तीनिस भारत के अंदर कुल कितने समय तक रहा था? 5 वर्ष तक ये भारत के अंदर रहा था दोस्तों। अब हम देखते हैं दोस्तों, ये तो 5 वर्ष का है, इधर कौटिल्य भारतीय है, तो मेगिस्तीनिस को ये पता नहीं चला कौन दास है और कौन यहाँ पर स्वामी है। यानी दास व स्वामी की स्थिति भारत के अंदर बराबर हुआ करती थी। कौन दास है कौन स्वामी है इसका पता किसको नहीं चला? मेगिस्तीनिस को नहीं चला। लेकिन यहाँ पर कितने प्रकार के दास रहा करते थे? 9 प्रकार के दास रहते थे। इसने कहा कि भारतीयों को लेखन कला का ज्ञान नहीं है, तो कौटिल्य ने क्या अर्थशास्त्र नहीं लिखी? ठीक है दोस्तों, तो ऐसे मैंने आपको दोनों मेगिस्तीनिस और इंडिका दोनों के बारे में कर दिया। अब मैं देखता हूं दोस्तों कौटिल्य की पुस्तक कौन सी है? अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र का प्रकाशन कब हुआ था? अर्थशास्त्र का प्रकाशन 1902 में हुआ था। कब हुआ था? 1902 में। किसके द्वारा करवाया गया था? श्याम शास्त्री। श्याम शास्त्री के द्वारा। यहां पर देख लेना, अर्थशास्त्र का प्रकाशन कब हुआ था? 1902 में हुआ था। श्याम शास्त्री के द्वारा करवाया गया था। इसके अंदर भाग कितने हैं? 15। प्रकरण कितने हैं? 180। श्लोकों की संख्या कितनी है? लगभग 44। भाग कितने हैं यानी कितने भागों में बटी हुई है? ये 15 भागों। पाठ प्रकरण कितने हैं इसके अंदर? 180 हैं। और श्लोकों की संख्या कितनी है? लगभग 44 है। अर्थशास्त्र किसी विषय पर लिखी गई पुस्तक है? राजनीति व नीति शास्त्र पर। राजनीति व नीति शास्त्र के ऊपर लिखी गई पुस्तक है। अर्थशास्त्र में ये बताया गया है कि मौर्य काल के समय यहां पर कितने प्रकार के कर लगते थे? 21 प्रकार के कर लगते थे। लेकिन सम्राट अशोक का रुम्मनदेही अभिलेख था, इसके अंदर बताया गया था कि उस समय कितने प्रकार के कर लगते थे? 2 प्रकार के कर लगते थे, बलि व भाग। बलि व भाग। अर्थशास्त्र में तो क्या है कि यहां पर कर कितने बताए थे? 21 प्रकार के कर बताए हैं। लेकिन रुम्मनदेही अभिलेख सम्राट अशोक का था, जो आंध्र प्रदेश से प्राप्त हुआ था, इसके आधार पर यहां पर कितने भाग बताए गए थे? 2 कर बताए गए हैं, बलि व भाग बताए गए थे। और मौर्य काल के अंदर जो विवाह विच्छेद होता था, इसको किस नाम से जाना जाता था? मोक्ष के नाम से जाना जाता था। विवाह विच्छेद को किस नाम से जाना जाता था? मोक्ष के नाम से जाना जाता था दोस्तों। तो ये था दोस्तों हमारा मौर्य वंश। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों? कंप्लीट होता है दोस्तों। इसके बाद में हम कल पढ़ेंगे दोस्तों, अगले वीडियो के अंदर गुप्त काल के बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।